आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी कैपेसिटर में डिस्कस किया हुआ है, अब हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है। हमारा मुद्दा है करंट यहाँ से एंट्री करती है और इस पॉइंट पे एग्जिट करती है। हो सकता है यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हो तो हमको बैटरी जोड़नी पड़ेगी। हमको अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है या हमें करंट डिवाइड करनी है तो हमको सिमेट्री का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ दो मेथड सीखेंगे, पहले तो करंट डिवीजन का, उसके बाद पोटेंशियल मेथड भी सीखेंगे। तो पहले पुरानी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ए से बी तक जाना है। एंट्री पॉइंट पे डिफरेंट रास्ते निकलेंगे, उन रास्तों को चेक करना है। एग्जिट पॉइंट पे डिफरेंट रास्ते आएंगे, उनको चेक करना है। और अगर वो नहीं पॉसिबल है तो हमें पूरे के पूरे सर्किट में जो डिफरेंट पाथ हैं उनमें से किन में सिमेट्री होने की पॉसिबिलिटी है उनको ध्यान रखना है। अब इस ए पॉइंट पे करंट एंट्री करती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट बी तक पहुंचना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता। इन दोनों रास्तों में क्या सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है वो ज़रा चेकआउट करते हैं। इस रास्ते से जाने की पॉसिबिलिटी है वाया 1,2 चले जाएं या वाया 1,1,2 चले जाएं। हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी बात करेंगे। 1,2 से चले जाएं या 1,1,2 से चले जाएं। इस वाले रास्ते में जाते वक्त 1,2 से चले जाएं या 1,1,2 से चले जाएं। तो इस एंट्री पॉइंट पे मुझे दो रास्ते मिले और दोनों रास्तों से इस बी पॉइंट तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर पॉसिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं अगर करंट आई एंट्री कर रही है तो आधी करंट डिवाइड होके इधर चली जाएगी और आधी करंट डिवाइड होके इधर चली जाएगी। यहाँ हमने एक वेरिएबल कम कर लिया, जैसे किरचॉफ लूप लॉ में सॉल्व करते हैं तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वेरिएबल कम कर लिया। इस जगह पे हम लेते हैं ना I1 और I-I1, तो मैंने I/2 कर दिया, तो I1 वेरिएबल यहाँ से एज्यूम नहीं करने को मिला। ठीक है, तो इस जगह से एंट्री हुई I/2 करंट, इधर से एंट्री हुई I/2 करंट की। अब इस एग्जिट पॉइंट पे आते हैं। एग्जिट पॉइंट पे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वाया 2,1 आ जाए, इस रास्ते के थ्रू आना है, या 2,1,1 वाले रास्ते से चले हैं। इन दोनों रास्तों से हम लौट सकते हैं। इस रास्ते से लौटें तो 2,1 से लौट आए या 2,1,1 से लौट आए। 2,1 से लौटें या 2,1,1 से लौट लें। तो देखा लौटते वक्त भी इन दोनों रास्तों को देखा तो दोनों बिल्कुल सिमिलर रास्ते थे। तो इधर से भी करंट आई I/2, इधर से भी करंट आई I/2। तो हम कह सकते हैं कि ये करंट I/2 डायरेक्ट चली गई, इस वाली ब्रांच में करंट नहीं आई। तो हम कह सकते हैं C और D का पोटेंशियल VC इज इक्वल टू VD, नो करंट इन CD ब्रांच। ठीक, तो और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1,2,3 1,2,3 3 and 3 3/2। तो R इफेक्टिव आ जाएगा 3/2 ओम। सिमिलरली एंट्री पे सिमेट्री, एग्जिट पे सिमेट्री की देखी गई। इधर से करंट आई गई 1,2 1,2 एंड 1। एंट्री पे देखा, एंट्री पे एक रास्ता ये एक रास्ता ये, शुरू में ही डिफरेंट आ गया। तो दोनों रास्ते सिमिलर नहीं है, जब सिमिलर नहीं है तो दोनों में सेम करंट नहीं जाएगी। अगर मेरे किसी एक एंट्री पॉइंट पे 2 या 3 रास्ते बढ़ते हैं और तीनों सिमेट्रिकल रास्ते हैं पहुंचने के लिए, तो हम तीनों में इक्वल चार्ज या इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट करके मान लेते हैं। अब मुझसे कह रहा है 1,2 जो करंट है, 1 में जो करंट जाएगी वो 2 में करंट नहीं जाएगी। क्यों, रीज़न है, रीज़न सिंपल सी बात है, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, शुरू में ही सिमेट्री ब्रेक हो रही है। लेकिन यहाँ दूसरे टाइप की सिमेट्री देखने को मिलेगी। कैसी, अगर इधर करंट I1 जा रही है तो इधर करंट I-I1 जा रही है। जाने की पॉसिबिलिटी चेक की, 1,1 से जाएं या 1,1,2 से जाएं।
इधर से जाने की पॉसिबिलिटी 2,2 से जाएं या 2,1,1 से पहुँचे। अब लौटते वक्त जरा चेक करें, एंट्री पे कोई सिमेट्री नहीं, लौटने पे सिमेट्री चेक करें। इधर से लौटने की सिमेट्री अगर हम चेक करें तो क्या होगी, 1,1 से लौट लें या 1,1,2 से लौट लें। इधर से लौटने के लिए पॉसिबिलिटी 2,2 से लौट लें या 2,1,1 से लौट लें। तो अगर मैं चेक करूं तो एंट्री पे कोई सिमेट्री नहीं है, कोई दोनों रास्ते सिमिलर नहीं है, तो एक में करंट I1 गई, एक में करंट I-1 गई। एग्ज़िट पे भी सिमेट्री नहीं है, इधर से 1 इधर से 2। लेकिन अगर हम चेक करें रास्तों में तो अब हम डिफरेंट रास्तों में चेक करते हैं। जाते वक्त जैसा ये रास्ता था 1,1 से या 1,1,2 से जा रहे थे, लौटते वक्त इधर से भी 1,1 1,1,2 से लौट सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जाते वक्त का ये रास्ता इस वाले रास्ते के सिमेट्रिकल है लौटते वक्त। तो मैं कह सकता हूँ कि जब जाते वक्त करंट I1 गई थी तो लौटते वक्त भी करंट I1 आएगी। सिमिलरली इस वाली ब्रांच से करंट जाएगी I-I1 और इस वाली ब्रांच से भी करंट गायब हो जाएगी। ये C और D पॉइंट अगर दे रखा है तो VC बराबर VD हो जाएगा और करंट नहीं जाएगी। अब इधर देखते हैं 1,2 2,1 एंट्री पॉइंट पे सिमेट्री नहीं, इधर से करंट I1 गई, इधर से करंट I-I1 गई। अब जरा चेक कीजिए, इधर से जाने की पॉसिबिलिटी 1,2 से जाएं या 1,1,1 से जाएं। इधर से जाने की सिमेट्री 2,1 से जाएं या 2,1,2 से जाएं। इधर से लौटने की सिमेट्री की अगर चेकआउट करें तो क्या बनेगी, 2,1 से लौटें या 2,1,2 से लौटें। इधर से लौटने की सिमेट्री 1,2 से लौटें या 1,1,1 से लौटें। तो अब मुझे देखने को मिल रहा है जाते वक्त ये जो रास्ता था वो सिमिलर है इस वाले रास्ते के, और जाते वक्त ये जो रास्ता था वो लौटते वक्त इस वाले रास्ते के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं इसमें से करंट गई I1 और इसमें से करंट गई I-I1। सिमेट्री ने अपना रोल प्ले कर दिया। जाते वक्त इस वाले रास्ते से I1 करंट थी तो लौटते वक्त इस वाले रास्ते से करंट I1 आएगी। जाते वक्त इससे I-I1 थी तो इस वाले रास्ते से I-I1 आएगी। अब बचा हुआ जंक्शन लॉ लगा लें। इधर से I1 आ रही थी, I-I1 इधर चली गई तो बची हुई इधर गई I1 माइनस I ऑफ माइनस I1, तो दैट बिकम्स 2I1 माइनस I करंट। तो मैंने एक I2 वेरिएबल कम कर दिया। अब मेरे पास लूप इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन, मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, I और I1, एक लूप 1 और लूप 2, फिर वही इक्वेशन लिख के सॉल्व करके आंसर निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंसेप्ट की बात करता है। सिंपल कंसेप्ट है ये वाला। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर पैरेलल की बजाय मैंने ऐसा ले लिया, मैं फिगर बनाना चाह रहा हूँ, A B C D, R1 R2 R3 R4 R5, ये फिगर ऐसे भी बन सकते हैं। A B C D, this is R1, this is R2, this is R3, this is R4, this is R5। सिमेट्री बोलती है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम प्रूव भी कर सकते हैं, इफ़ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4
R1, R2, R3, R4, R5. Then R5 removed, VC is equal to VD, no current in R5, ठीक है। VC इज इक्वल टू VD आ जाएगा। अच्छा, हम इसको अगर रिप्लेस कर दें, इस वाले सर्किट को बैटरी इनके बीच में लगाने की बजाय इसके बीच में बैटरी लगा दी जाए और इसके बीच में रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A और B, R1, R2, R3, R4 सेम केस। इस केस में VA इज इक्वल टू VB आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर केस है, अगर हम बैटरी और R5 को रिप्लेस कर दें तो उससे व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होगी। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सी कंडीशन है ये? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रूफ भी है इसका। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने वाली एक डिवाइस है। A, B, C and D। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5। क्या प्रूफ है? इधर से गई करंट I1, इधर से करंट गई I-I1। हमने माना IG करंट गई गैल्वेनोमीटर में, इधर से गई I1 माइनस IG और इधर से गई I माइनस I1 प्लस IG। एक लूप ये मान लिया, एक लूप ये मान लिया, 1 2। बैलेंस कंडीशन है IG इज इक्वल टू 0। किताब में से देख के आपको प्रूव कर लेना है, PQRS दे रखा होगा। तो लूप लॉ लगाया इसमें, I1 R1 प्लस IG R5 माइनस I1 R2 बराबर 0, या I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 R2। IG की वैल्यू क्या है? 0 है। I1 बाई I माइनस I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है। सिमिलरली इस वाले लूप को लेकर के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा I1 बाई I माइनस I1 इज इक्वल टू R4 बाई लूप 1 लूप 2, R4 बाई R3। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3, ठीक है। तो ये प्रूफ भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको एज ए बोर्ड के प्रूफ के तरीके से बुक खोलिएगा, उसमें प्रूफ दे रखा है तो प्रूफ के तरीके से याद रखिए। अदरवाइज आपको सिंपल याद रखना है, अगर सिमेट्री कंडीशन है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी होगी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सिमेट्री कहानी है, इसी पे बेस्ड मीटर ब्रिज है, उसको हम लोग लास्ट में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अब ज़रा सिमेट्री पे और बात कर लेते हैं। मैंने कैपेसिटर में आपको सिखाया था क्यूब वाली प्रॉब्लम, फटाफट एक बार देख लेते हैं। कैपेसिटर में बताया था, अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने वहाँ ही बताया था, अब मैं इसको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। मैंने कहा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, या यूँ कहूँ कि इनके बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। सबकी वायर का रेजिस्टेंस R है, तो करंट यहाँ से एंट्री करेगी, I करंट आई। अब इसके पास 30 रास्ते हैं, 1 2 3 से पहुँचे, 1 2 3 से पहुँचे, 1 के बाद रास्ता 1 2 2 रास्तों में बटा, 1 के बाद रास्ता 1 2 से बटा, तीसरा रास्ता भी है। तो ये 3 रास्ते हैं इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक पहुंचने के लिए
इन तीनों रास्तों को अगर चेकआउट किया जाए तो ये तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं, और हम कह सकते हैं कि जाते वक्त ये तीनों रास्ते जब सिमेट्रिकल हैं तो तीनों में करंट भी सेम जानी चाहिए, दैट इज़ I/3, I/3 एंड I/3। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि यहाँ 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 ये तीनों रास्ते भी सिमेट्रिकल हैं और इन तीनों में भी करंट क्या आने वाली है, सेम। अब ज़रा आगे पहुँचिए, जब ये I/3 करंट यहाँ पहुँची तो यहाँ से B पॉइंट तक पहुँचने के दो सिमिलर रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं, वाया दिस जाऊँ या वाया दिस जाऊँ, दोनों रास्ते बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, तो इसलिए यहाँ से भी करंट दोबारा इक्वल डिवीजन में जाएगी, दैट इज़ I/6, I/6। सिमिलरली यहाँ से भी करंट डिवाइड होगी I/6, I/6। इस जगह भी करंट डिवाइड होगी, दैट इज़ I/6 और I/6। और यहाँ से करंट कितनी कितनी जाने वाली है, देखें I/6 इधर से आ रही है, I/6 तो इधर कितनी चली गई, I/3, I/3 और I/3। आपने सारे वेरिएबल ख़त्म कर दिए और आपके पास एक ही वेरिएबल बचा, दैट इज़ I/3। तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, किरचॉफ लूप लॉ ले लिया। तो यहाँ से जंपिंग शुरू की, -B प्लस I/3R प्लस I/6R प्लस I/3R इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5IR/6 इज इक्वल टू V, और R इफेक्टिव की वैल्यू हो गई V/I, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दैट बिकम्स 5R/6। अच्छा, जो आंसर कैपेसिटर में आ रहा था उसका जस्ट उल्टा आंसर यहाँ आएगा। कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल वाली कहानी उल्टी होती है, इसलिए यहाँ पर भी कहानी उसकी उल्टी आएगी। वहाँ अगर आंसर था 6C/5 तो यहाँ आंसर है 5R/6। इन दोनों के बीच में निकालना है, चेक करें। यहाँ से करंट एंट्री करेगी I, 1 2 3 रास्ते हैं, 1 2 से पहुँचे, 1 2 से पहुँचे, और ये तीसरा वाला लॉन्ग कट है, तो इसमें से करंट जो जाएगी वही करंट इसमें से भी जाएगी, लेकिन इसमें से करंट अलग जाएगी। क्यों? जाते वक्त ये दोनों रास्ते आपस में सिमेट्रिकल हैं, लेकिन ये रास्ता इन दोनों के सिमेट्रिकल नहीं है, तो यानी इन दोनों में तो सेम करंट जाने वाली है, लेकिन इसमें करंट अलग जाने वाली है। इसी तरीके से जब लौटते वक्त आएंगे तो ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल होंगे, इधर से तो करंट I1 और I1 आएगी और इधर से करंट आएगी I-2I1। क्यों? जाते वक्त जैसा ये रास्ता है, लौटते वक्त वैसा ही ये रास्ता है, जाते वक्त जैसा ये रास्ता है, लौटते वक्त वैसा ही रास्ता ये है। तो हमको यहाँ से देखने को मिला कि ये जो दोनों ब्रांचेस थी, इन दोनों ब्रांचेस में करंट गई नहीं, ये I1 करंट डायरेक्ट निकल गई, ये I1 करंट भी डायरेक्ट निकल गई, तो ये दोनों ब्रांचेस रिमूव हो गई। अब सीरीज पैरेलल कर लो, ये ब्रांच ही नहीं है, तो R R 2R, R R 2R, 2R और 2R पैरेलल में तो बिकम्स R, R R और R 3R, R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R और 3R पैरेलल में आ गए, तो 2R 2R बिकम्स R, R और 3R पैरेलल में आ गए, तो हो गया 3R/4। आंसर विल बी R इफेक्टिव इज इक्वल टू 3R/4। ठीक, R और 3R पैरेलल में आ गए थे, इसलिए 3R/4। हम इन प्रॉब्लम्स को पोटेंशियल मेथड से भी करेंगे, अभी मैं एक पोटेंशियल मेथड भी सिखाऊंगा। आज तो बस पुराना ही रिकैप कर रहा हूँ सिमेट्री के लिए। अब इधर से करंट आई जा रही है, जाते वक्त अगर मैं चेक करूँ तो ये डायरेक्ट चली जा रही है करंट, इसको तो ध्यान नहीं देना। 1 2 3 से पहुँचे, 1 2 3 से पहुँचे, तो ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है, I1 और I1। ये रास्ता अलग है तो ये डायरेक्ट चला आ रहा है I-2I1 करंट। अब आगे पहुँचे, तो आगे पहुँच के इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो 1 2 से पहुँचूँ, 1 2 3 4 से पहुँचूँ, तो ये तो एक हो गया शॉर्टकट और ये हो गया लॉन्ग कट। शॉर्टकट पे मान लेते हैं करंट जा रही है I2 और लॉन्ग कट पे करंट जा रही है I1 - I2। ठीक,
सिमिलरली ये I1 करंट गई तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट, तो शॉर्टकट पे चली गई, मैंने फिर से वही माना I2 सिमेट्री वाला गेम, और इस लॉन्ग कट पे चली गई I1 माइनस I2, तो यहाँ से गई 2I1 माइनस I2। अब इधर से कितनी करंट आनी है, इधर से करंट आनी है I1 और इधर से करंट आनी है I1, पहले से ही पता है, सिमेट्री वाइज जैसे जा रही है वैसे लौटेगी, तो इन जगहों से करंट आने लगेगी I1 माइनस I2, दो आ रही थी, दोनों रास्तों में बटेगी I1 माइनस I2, जंक्शन लॉ भी फॉलो हो रहा है। अब इधर से तो आ रही थी I2 और इधर जानी है I1, तो बची हुई किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो I1 माइनस I2 इधर से आ रही है। सिमिलरली इधर से जानी थी I1, इधर से आ रही थी I2, तो I2 इधर से आ रही है, I1 माइनस I2 इधर मिल के चली गई I1। तो आपके तीन वेरिएबल हो गए, कौन कौन से, I1 और I2। अब इन तीनों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लूप लॉ लगा लिया। एक लूप ये वाला बाहर वाला 1, एक ये वाला लूप ले लीजिए ऊपर वाला 2, और एक ले लीजिए डायरेक्ट 3। इन तीनों लूप्स को लिया और इनको सॉल्व कर लिया और आंसर आपको मिल गया। ठीक है, I1 I2 I2 करके सॉल्व कर लिया। इन दोनों के बीच में जाना है तब क्या होगा, इसके इसके बीच में जाना है तब क्या होगा, इसके इसके बीच में जाना है तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस, इसीलिए आज मैं रिकैप कर रहा हूँ। मैंने कहा था कैपेसिटर के बाद जब मैं रेजिस्टेंस में आऊँगा तो मैं दोबारा इस मेथड को एक बार दोबारा डिस्कस करूँगा, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, और बहुत मुश्किल नहीं, ईजी सा है। ए से बी जाना है। अब आप मुझे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कौन कौन से रास्ते सिमेट्रिकल हैं। ये और ये रास्ते सिमेट्रिकल हैं। क्या ये रास्ता भी सिमेट्रिकल है, एक के बाद दूसरी ब्रांच, एक के बाद दूसरी ब्रांच, यहाँ एक के बाद 3 ब्रांचेस कट रही हैं, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं होगा तीसरा रास्ता I1 और ये हो जाएगा I माइनस 2I1। सिमिलरली लौटते वक्त भी इधर से कितनी जानी चाहिए, I1 और इधर से जाएगी कितनी, I माइनस 2I1। तो यहाँ से देखने को आपको समझ में आ ही रहा है, ये करंट I1 डायरेक्ट चली जा रही है, ये करंट I1 भी डायरेक्ट चली जा रही है, जाने वाले रास्ता आने वाला रास्ता सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों ब्रांचेस गायब हो जाएंगी। ठीक, R और R 2R, R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R 2R, R इफेक्टिव आ गया 2R/3। इसके बीच में जाना हो तो इससे इसके बीच में जाना हो तो एक तो डायरेक्ट रास्ता और एक ये दो रास्ते, 1 2 3 से पहुँचे, 1 2 से पहुँचे, तो तीनों रास्ते अलग अलग हैं। डायरेक्ट पहुँचो 1 2 3 से पहुँचो, 1 2 से पहुँचो, तो दोनों रास्ते बिल्कुल डिफरेंट है। तो इधर से करंट गई, जाते वक्त इससे गई I1, तो पक्की बात है लौटते वक्त इससे भी कितनी आएगी, I1 ही आएगी। तो मैं कहूँ कि ये वाली ब्रांच डायरेक्ट चली गई करंट, ध्यान दीजिए। सिमिलरली वो वाली जो ब्रांच थी वो अलग हो गई। अब सीरीज़ पैरेलल कर लीजिए, इससे I2 जा रही थी तो इससे भी I2 आएगी, इससे I माइनस I1 माइनस I2 जा रही है, तो यह सीरीज़ पैरेलल से ही काम चल जाएगा। मैं बस कह सकता हूँ कि ये वाली ब्रांच अलग हो गई, ये डायरेक्ट करंट चली गई I1, तो अलग कर लिया इसको, वो दोनों अलग, दोनों को तोड़ा और उसको अलग अलग बिछा लिया। तो उधर R और R 2R और R पैरेलल में, तो 2R/3 R 2R/3 और R 2R/3 प्लस 2R, दैट बिकम्स 8R/3। 8R/3 इसकी हो गई, 2R इसका हो गया और R इसका हो गया, तो 8R/3 2R और R,
तो 1/r इज इक्वल टू 3/8r प्लस 1/2r प्लस 1/r। 8 ले लिया, 3 + 4 + 8, 8 4 12। तो r इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 8/15r इस वाले केस में। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछ ले तो उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिमेट्री के ऊपर और भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस सिमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम और भी डिस्कस करके आगे चलेंगे। तो ये बेसिक जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था उसको आज मैंने दोबारा डिस्कस किया। व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेना है, और बाकी जो और अच्छी सिमेट्री वाले इनफाइनाइट सीरीज़, दिस सीरीज़, दैट सीरीज़, अब उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।